नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुरलीधर शर्मा विमल जी की कहानी अंत्येष्टि। शाम को भोजन के समय राजेश की थाली में केवल रूखी रोटियां आती हैं। भोजन के इस स्वरूप को देखकर वह समझ जाता है कि आज फिर कोई बात हुई दिखती है। खैर, हुई होगी। इस घर में कोई बात का होना कोई नवीन बात तो नहीं है, एक रूटीन सा ही बन गया है। वह एक बार तो विचारता है कि नमक मिर्च मांग ले और उसी से खा ले, पर तभी उसके सामने मजदूरों का वह सीन साकार हो जाता है जब उसने उन्हें मस्ती से में कोरे टिक्कड़ चेपते देखा था। वह अत्यंत भावुक हो उठता है। आज यदि कोरी रोटी ही खाई जाए तो कैसा रहे। कोरी रोटी भी स्वाद रखती है, फिर असली स्वाद तो मन का होता है। चित्त में प्रसन्नता होने पर सभी कुछ स्वादिष्ट लगने लगता है। महाराणा प्रताप ने और उसके बच्चों ने तो घास की रोटियां खा खाकर दिन तोड़े थे। उसके सामने तो श्वेत कर्णी कनक की रोटियां हैं। वह बड़े आराम से रोटी तोड़ने लगता है और उसे इस प्रकार जीमते देखकर सामने बरामदे में बैठी उसकी माँ कहती है, राजू, आज तो तू बड़ा धीरज वाला हो गया है रे। दो सब्जी बिना थाली में हाथ नहीं डाला करता था और आज तुझे सरला के हाथ की बनी रूखी रोटी भी बड़ी मीठी लग रही है। वह अपनी माँ के कथन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, सहज भाव से रोटी का टुकड़ा चबाता रहता है। उसकी माँ पुनः कहती है, भले खानदान की होती तो दाल पापड़ बड़ी आदि कुछ भी बना देती। तभी रसोई में से उसकी पत्नी सरला का स्वर आता है, अरे 2 दिनों से तो कह रही हूँ कि घर में घी तेल दाल कुछ भी नहीं है, पर मेरी सुनता कौन है। बड़ी पापड़ इस महीने आए ही नहीं। अरे कुछ भी नहीं आया तो मुझे क्यों सुना रही है, मैं कौन सा कमाने जाती हूँ। मुंह का कौर पानी की घूंट से निकलकर राजेश कहता है, माँ, कमाने ना तो तू जाती और ना वह। मैं अपनी सैलरी लाकर तुझे सौंप देता हूँ। सामान पिताजी लाते हैं, तब वह तुम्हें नहीं तो किसे कहेगी। इस जमाने में 400 रुपये में होता क्या है। तुम्हारी 400 रुपये तो 10 तारीख तक ही समाप्त हो जाती है। मैंने आज 15 तक धक्का धिका कर लिया, बस यही क्या कम है। तो तुम मुझे भी तो यह कह सकती थी ना। क्यों, मैं क्यों कहूँ। तुम्हारी सेठानी के मुंह में कौन से कांटे उगे हैं। यूं तो राई रत्ती सब तुम्हें पोती रहती है, और तुम्हारी आंखें कौन सी मीठी हैं। सुबह उबले आलूओं की सब्जी तुमने कौन सी नहीं खाई। राजेश के लिए रोटी निगलना भी भारी पड़ जाता है। वह बिना हाथ धोए चुपचाप उठकर ऊपर चढ़ने लगता है तथा अपने कमरे में पड़ी खाट पर जा पड़ता है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। उसे आश्चर्य होता है कि 1000 रुपये इतने शीघ्र कैसे समाप्त हो गए। 400 मैं देता हूँ, करीब इतने ही पिताजी के हो जाते हैं। 200 के करीब मकानों का किराया भी आता ही है। मैं अधिक दूँ तो कहाँ से। LIC, स्टेट इंश्योरेंस, CTD आदि सब कट कटाकर 450 मिलते हैं। 50 मुझे भी चाहिए। 10-15 स्कूल में टी क्लब में देने पड़ते हैं। इतने ही 5 सिगरेट में खर्च हो जाते हैं। 10-5 छोरियों के लिए भी तो चाहिए, कभी टॉफ़ी तो कभी बिस्कुट, और नहाने का साबुन और तेल भी तो मुझे ही लाना पड़ता है। वह पिछले कई महीनों से चप्पल लाने को कह रही है, पर मैं नहीं ला सका। उसे 2 काम चलाऊ धोतियों से असुविधा होती है, पर यह सब मेरे सोचने की बात कहाँ है। कुछ दिन पहले अंजू के लिए एक फ्रॉक लाया था, बस माँ ने सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। अरे बाप की लाडली है भाई, कर्म तो मेरे छोरों के फूटे हैं। घर में रमने खेलने वाली के लिए फ्रॉक जरूरी है, पर स्कूल जाने वाले छोरों को हाफ पैंट भी फट जाए तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। राजेश स्टूल पर रखी डिबिया में से एक सिगरेट लगाकर फूंकने लगता है। उसे हर रहकर माँ के व्यवहार पर तरस आता है। वह माँ जो शादी से पूर्व मेरे लिए सब कुछ करने को तत्पर रहती थी, वह आज इतनी बदल कैसे गई। उसे याद आता है वह समय पर जब उसे भूख लगने पर तथा मन चलने पर उसकी माँ उसके लिए अर्धरात्रि को भी उठकर हलवा और पकौड़ियाँ बना दिया करती थी। उसी माँ ने आज उसकी थाली में रूखी रोटी रखवाई और वह भी जीमने नहीं दी। राजेश की छाती भर आती है, उसकी आंखों से अश्रुकण लुढ़कने लगते हैं। सिगरेट के कई लंबे लंबे कश मार लेने के बाद वह मुस्कुराने की निष्फल चेष्टा करता मन ही मन कह उठता है, राजू समझ ले कि तेरी माँ अब वह नहीं रही, यह कोई तेरी सौतेली माँ है। ऐसा व्यवहार तो सौतेली माँ का भी शायद ही होता हो। राजू, तो एक व्यर्थ की भावना के पीछे पागल हो रहा है। तेरे ऐसे रहने में सबका स्वास्थ्य गिर रहा है, सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस विकृति के आलम में कोई अशोभनीय बात हो गई तो सभी के लिए भारी संकट आ खड़ा होगा।
भगवान का धन्यवाद करो कि उस दिन उस समय तुम्हारी जेब में माचिस नहीं थी और लालटेन भी तेल छिड़कते समय भभक कर बुझ गई। यदि कुछ हो जाता तो? पुलिस वालों की मुट्ठियां गर्म करने पर भी पिंड नहीं छूटता। तुम सरला को खो बैठते और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। तेरे अलग हो जाने से कोई बेजा बात तो नहीं? अरे भैया, ये तो बुरा से तो यही अच्छा है, पर कैसा आश्चर्य! क्या बेटे की कामना इसलिए की जाती है कि विवाह हो जाने पर वह अपनी खिचड़ी अलग से पकाए, बेटा बेटा न रहकर कुछ और हो जाए। एक सिगरेट और लगा लेने के बाद वह विचारने लगता है कि आखिर इस ग्रह कलह का मूल कारण क्या है। कारण का सूत्र तलाशने हेतु वह अपने विगत को पढ़ने लगता है। मेरे विवाह के समय कोई बखेड़ा नहीं हुआ। पिताजी ने हर काम मेरी इच्छा अनुसार किया। लड़की मुझसे पसंद करवाई। हाँ, माँ ने यह जरूर कहा कि पढ़ी लिखी लड़की ला तो रहे हो, पर ऐसा ना हो कि वह तो बनी ठनी उपन्यास पढ़ती रहे और मैं घानी के बैल की तरह जूती रहूं। पर यह सब भी माँ ने हंसी के मुंड में ही कहा था। पिताजी ने भी हंसते हुए कहा, पढ़ी लिखी घर भी संभालेगी और राजू को भी। अपने राजू का हाल तो तुम जानती हो, मस्त जीव है, उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। वैवाहिक जीवन का प्रथम वर्ष बड़े आनंद फानन में ही बीता। किसी ने हमारे किसी काम में आड़ नहीं दी। हमारी इच्छा से हम अपनी इच्छा के मालिक थे। सिनेमा, पिकनिक आदि सभी कुछ एंजॉय करते। माँ कहा करती, राजू तू रात को कहाँ अकेला भटका करता है, पार्क में सरला को भी ले जाया कर, बेचारी अकेली बैठी किसी किताब के पन्ने पलटा करती है। अरे आज उसका उपवास है, कुछ फल वल जरूर ले आना। आज यदि सिनेमा की बात आ जाए तो पहले तो वह ना ही कर देती है, और हाँ कर भी दे तो इस शर्त पर कि हम अंजू मंजू को भी साथ लेकर जाएं। विवाह हुआ उस समय तो मेरी सर्विस भी नहीं लगी थी। एमएससी की परीक्षा दी थी, साल भर बीएड में ही लग गया, और अब हर माह 400 लाकर देता हूँ, फिर भी संतोष नहीं। बहम बना रहता है कि ना मालूम मैं कितना जोड़ रहा हूँ, जबकि उन्हें मालूम है कि ट्यूशन करना मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। उस दिन तो पिताजी ने अविश्वास की हद ही कर दी। मुझे बुलाकर पूछा, अरे तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है भाई? बैंक बैलेंस? बैंक में तो मेरा खाता ही नहीं है। सच कहता है? सच कहता हूँ या झूठ बोलता हूँ, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप स्वयं भी तो अनुमान लगा सकते हैं। सच कहता है तो रख मेरे सर पर हाथ। मेरी कसम खाकर कह कि तूने सरला के नाम बैंक में खाता नहीं खोल रखा। उनका भ्रम मिटाने हेतु मैं वैसा ही कह देता हूँ। उस समय माँ तथा पिताजी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसका ध्यान कर मैं आज भी अवाक सा रह जाता हूँ। अरे राम राम, तू तो मेरी झूठी सौगंध भी खा गया। राजू, तेरे से तो ऐसी आशा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं की थी। तू अपनी पत्नी का इतना गुलाम हो गया। इसका पता मुझे लग जाता तो मैं ऐसी बात तुझसे कहता ही नहीं। खैर, मैं वहां से चुपचाप उठकर चल देता हूँ। तभी माँ के शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि राजू से कुछ बात करना बेकार है। अब यह पहले वाला राजू नहीं रहा। मैंने तो शादी से पहले ही कहा था कि बीए पास बहू लाकर क्या करोगे, अपने को कौन सी बहू की कमाई खानी है। पर आपने मेरी एक ना सुनी। लो कर लो अब घर के दल इधर दूर। 400 में तो उन चारों का काम भी मुश्किल से चलता है। और राजू है तेरे पास इन बातों का उपाय? बोल, तेरे पास कोई स्पेशल मार्का साबुन है जिससे तू इन लोगों का मन का मैल धो सके, या फिर तू उन्हें तेरी छाती चीरकर बता सके कि राजू मन का वैसा नहीं है जैसा पहले था। जैसा देते हैं खा लेता हूँ, जैसा पहनाते हैं पहन लेता हूँ। इन 5 वर्षों में सरला के लिए कोई नई चीज लाई हो याद नहीं। साली के विवाह में के समय अवश्य एक साड़ी और एक सैंडल की जोड़ी ले आया था, पर लाने के बाद मुझे कितना सुनना पड़ा था। साली के विवाह से लौटकर आने की घटना तो मेरे मन में और भारी आघात लगा दिया था। विवाह से जाने से पूर्व मैंने कहा था कि अपने बक्से की चाबी माँ को दे देना। लौट कर आने के बाद एक दिन उसने जरा आवेश में आकर कहा, वही हुआ ना जो मैंने सोचा था। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या? पीछे से मेरे बक्से की तलाशी ली तथा मुझे लगता है अपने पत्रों को भी पढ़ा है जो बक्स में पड़े थे। पागल हुई हो का? पराए पत्रों को पढ़ने से पाप लगता है। पति पत्नी के पत्रों को पढ़कर कौन नरक का भागी बनना चाहेगा? पर उसका कहना गलत नहीं निकला। एक दिन पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा, राजू, जब तुम्हारी पत्नी यहाँ पर नहीं होती तब तुम्हें दूध नहीं मिलता है क्या? तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाता? मैंने पूछा, क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, मैं पूछूं उसका जवाब दो। हाँ मिलता है। तब तुम्हारी पत्नी ने यह कैसे लिखा कि दूध में नागा नहीं होनी चाहिए? कभी दूध वाला नागा कर जाए तो बाजार में पी लेना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रुपए होंगे ही, जरूरत पड़े तो मेरे श्रृंगारदान में पड़े हैं। इस समय
पिताजी की बात सुनकर मेरा मुंह फीका हो गया। स्पष्ट हो गया कि हमारे पत्रों को पढ़ा है। उसके पत्र तो सामान्य हुआ करते थे, पर मैंने तो ना मालूम क्या क्या लिख दिया था। मुझे लगा जैसे मैं आवरणहीन हो अपनी पत्नी को बहुपाश में जकड़े उनके सामने खड़ा हूँ। उनके प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मुझे लगा जैसे खजुराहो की किसी मूर्ति जैसा बन गया हूँगा। और तभी उन्होंने पुनः कहना आरंभ किया, यह सब तिरिया चरित्र है। तिरिया, तेरी पत्नी तुझे हमसे छीनना चाहती है, और छीनना क्या चाहती है, छीन ही लिया, जैसे हमारा तो तुम पर कोई हक है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो मेरे मरने पर तुम्हें मेरी बात याद आएंगी कि था कोई कहने वाला। राजेश को ख्याल आता है कि सास बहू में खटपट अंजू के होने के बाद से शुरू हो गई थी। यह अंजू शादी के 2 साल बाद ही तो हो गई थी। छोरी के हो जाने के बाद उसके लिए घर का कामकाज भी भारी पड़ने लगा था। छोरी अगर हग मुँह देती तो भी घर में उसे कोई नहीं संभालता था। जब तक कि वह ना आ जाती, सब खड़े खड़े तमाशा देखते रहते और उसे आवाज़ें लगाते रहते। अगर वह बाथरूम में हो या लैट्रिन में हो तब भी। वह छोरी के कपड़े साबुन से धोती तो मैं को ऐतराज होता। मैं मच्छर के कारण मच्छरदानी ले आया तो भी ऐतराज हुआ। हमारे बच्चे तो यूं ही पल गए। सरला के आ जाने से राजेश के दिमाग में अतीत की चलती रील रुक जाती है। वह अंजू को खाट पर पटकती हुई कहती है, दुश्मनी है तो आपसे और मुझसे, पर इस बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ा है। इसके आगे भी तो 2 दाने भुजिया के डाल देती तो कौन सी उनमें कमी आ जाती। दोपहर को साग सब्जी लाने को कहा तो कह दिया पैसे नहीं है, और अब सभी अचार और भुजियों से रोटियां गील रहे हैं। आप कुछ भी कहिए, मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं होता। दोपहर के ले आए सभी ने कहे, पर इस छोरी को किसी ने एक टुकड़ा तक ना दिया। आखिर मैं भी तो इसकी माँ हूँ। नीचे से राजेश की माँ के शब्द सुनाई पड़ते हैं, अरे जा रे चुड़ैल, खुद अपने खसम के पास बैठी चाटती रहती है, सो तो कुछ नहीं, और छोरों को टुकड़ा खाने के भुजिया मंगा दिया तो इस चुड़ैल को आग लग गई। अरे मैं जो कुछ करती हूँ छाती चौड़ी करके करती हूँ, तेरी तरह नहीं कि छिप छिप कर खिलाती रहूँ। सरला ने कहा, माँ यह तो राजू है जो तेरी सब सुनता है। तेरी तरह मैं करती तो इसके पिता मेरी जबान ना खींच लेते। राजेश बाहर जाकर कहता है, माँ कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अरे मैं किसी के बाप से डरने वाली नहीं हूँ। इस चुड़ैल ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर वक्त मेरे छोरे के कान भरती रहती है। जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, किस कुएं में जाकर गिरूं। और माँ तीखी आवाज में कहने लगी। इतना कहकर राजेश की माँ जोर जोर से रोने लगती है, दीवार से सिर टकराने लगती है। माँ को यूँ रोते देखकर सिर फोड़ते देख राजेश के दोनों भाई भी रो उठते हैं। घर में कोहराम सा मच जाता है। राजेश माँ को रोकने की दृष्टि से नीचे जाता है, पर तभी उसके पिताजी बाहर से आ जाते हैं। वह बिना किसी से बोले बाहर निकल जाता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही राजेश अपनी माँ को कहता है, माँ मैंने मकान देख लिया, हम अभी जा रहे हैं। अगर कुछ बर्तन भांडे आदि दे सकती है तो दे दे। अरे मेरे पास कोई बर्तन भांडे नहीं है, जो चाहिए सो बाजार से खरीदो। राजेश कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप ऊपर चला जाता है। घंटे भर बाद एक बक्सा और अटैची लिए नीचे आता है। कमरे की ओर मुँह कर कहता है, अच्छा तो माँ मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती, पर उसके पिताजी कहते हैं, जा रहे हो सो तो ठीक है, पर बच्चों को दाल आटे का भाव का पता लगेगा। पर मेरा जेवर कहाँ है। आपका दिया कोई जेवर मेरे पास नहीं है, माँ ने कब का ले लिया। नहीं है तो वह क्या पहने खड़ी है। अरे यह तो उसके पीहर से मिला है। अच्छा वह पीहर से मिला है इसलिए ले जा रही है, पर तुम तो उसे पीहर से नहीं मिले, तुम क्यों उसके पीछे पीछे जा रहे हो। पिताजी मैं उसके पीछे नहीं जा रहा, वह मेरे पीछे जा रही है। तुम मत जाओ, पछताओगे। पर मेरा अब घर में रहना असंभव है, तो उसे पीहर भेज दो, संभव हो जाएगा। यह भी असंभव है पिताजी, यह भी असंभव है तो ठीक है, अपनी शादी में तथा 2 बच्चों के होने पर जो कर्ज में बकाया रुपए चुका दो, फिर चले जाना। आपका कितना बकाया है पिताजी। करीब 5,000। अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। नहीं है तो अपनी पत्नी का जेवर रख जाओ, चुका देने पर ले जाना। राजेश अपनी पत्नी के जेवर उतारने को कहता है, पर जब वह नहीं उतारती तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ से सोने की चूड़ियाँ जबरन उतारने लगता है। कांच की चूड़ियाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती हैं। उसकी पत्नी की सूनी कलाइयों से खून टपकने लगता है। राजेश के हाथ भी खून से रंग जाते हैं। एक झटका मारकर वह उसके गले से लटकता हार भी खींच लेता है। उन सबको पिताजी की ओर फेंकता हुआ कहता है, हिसाब करके देख लेना, कमी रह जाए तो बिल बनाकर भिजवा देना। इतना कहकर राजेश एक हाथ में बक्सा और दूसरे हाथ में अटैची लिए बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे होती है उसकी सिसकती पत्नी सरला और रोती दोनों बच्चियाँ।